फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे कंसिस्टेंट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने गोल्स की ओर डेली बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कवर कर चुके हैं एमपीपीएससी 2015 की जीएस पेपर फर्स्ट को, और आज हम कवर करने वाले हैं 2016 की जीएस पेपर फर्स्ट को। तो चलिए बिना देरी किए हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या है आखिर 2016 का पेपर कैसा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है अभी। तो जो पुराना पेपर पैटर्न था, नया पेपर पैटर्न है, ये दोनों में जो डिफरेंस आए थे वो मैंने पहले के वीडियो में जो था उसमें कवर कर चुकी हूँ। आज हम डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया था अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं 3-3 नंबर वाले। तो ये सेम ही है, पुराना पेपर पैटर्न भी यही है, और ये जो 2016 का पेपर है ये पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर पेपर की बात करें तो पेपर आता है 300 नंबर का जीएस पेपर फर्स्ट, जिसका पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए हिस्ट्री का पेपर होगा, पार्ट बी होगा जियोग्राफी का पेपर, यानी कि पार्ट ए 150 नंबर का। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसमें आते हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए मिलता है 3 नंबर, और हमें जो वर्ड लिमिट होती है ये 2 से 3 लाइन में वाक्यों में बताना होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है लियोनार्डो दा विंची कि मतलब क्या है ये कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है ये। लियोनार्डो दा विंची, आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है पेपर को समझने के लिए। लियोनार्डो दा विंची कौन थे? तो ये जो थे एक इटालियन पेंटर थे, और इनकी जो सबसे फेमस जो पेंटिंग है वो है मोनालिसा, आपने ज़रूर सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संविदा। तो सामाजिक संविदा आखिर होती क्या है? तो सामाजिक संविदा जो है किसी राज्य की उत्पत्ति, यानी कि कोई राज्य कैसे बनता है इससे संबंधित ये सिद्धांत है सामाजिक संविदा, जिसे जो थे कहते हैं अंग्रेज दार्शनिक जो हुए, जिसमें रूसो थे और हॉब्स थे, जॉन लॉक, इन्होंने सामाजिक संविदा का जो था सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्या शासक और शासक यानी कि जो राजा होगा और जो प्रजा होंगी उनके जो कर्तव्य है इसको डिफाइन किया था। और सामाजिक संविदा जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये मुख्यतः जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं, उनकी कौन कौन सी पावर है, इससे संबंधित है ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे कि एक मॉन्टेस्क्यू नामक जो एक दार्शनिक था उसने दिया था। और इसके हिसाब से जो थी गवर्नमेंट जो है 3 पार्टों में अच्छा डिवाइड होनी चाहिए, एक तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था मुख्यतः किसके लिए दिया गया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। नेक्स्ट आ जाता है, यानी कि ये भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री से आया क्वेश्चन है। फिर है सारनाथ जो है ये एमपी से ही आया, इंडिया से आया, मतलब सारनाथ जो है, तो सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ है यूपी में, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और सारनाथ किस लिए फेमस है? सारनाथ इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अशोक ने अशोक स्तंभ बनाया था, जो कि क्या है हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पंचमहाव्रत अशुन व्रत। पंचमहाव्रत क्या होते हैं? तो पंचमहाव्रत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जिसके कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो पंचमहाव्रत जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें उन्होंने 5 बातें बताई थी। सबसे पहला तो था अहिंसा। ठीक है, अहिंसा यानी कि कोई हिंसात्मक कार्य ना करना। ठीक है, सत्य, अहिंसा, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। ठीक है, एक था ब्रह्मचर्य, और नेक्स्ट जो है अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना। तो ये थे पंचमहाव्रत। सीता अध्यक्ष का होता है, तो सीता अध्यक्ष जो है ये मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल में जो थी उच्च अधिकारी होता था ये सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। तो हरिहर एवं बुक्का जो कि संगम वंश से संबंधित थे, जिन्होंने क्या की थी विजयनगर की स्थापना की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से है क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो ये जो है मोहम्मद गौरी के समकालीन थे, जिनका जो दरगाह है ये अजमेर बनी हुई है, जहाँ पर जो मुगल शासक थे विभिन्न, जैसे कि अकबर हो गया, शाहजहाँ हो गया, जहांगीर हो गया, ये सब हैं। नेक्स्ट है अकबरनामा। अकबरनामा जो है ये मौर्य काल से संबंधित है, अकबर से, जिसे जो है अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल ने ये अकबरनामा लिखी थी।
जिसमें अकबर की जीवन गाथा लिखी है। और अकबरनामा जो है ये 3 पार्ट में जो है 3 जिल्द में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अहिल्याबाई होलकर जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महेश्वर की स्थापना की थी। और इनके जो हस्बैंड थे खांडेराव होलकर, और इनके जो ससुर थे मल्हारराव होलकर, जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ये शासन संभालती है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इनके नाम पर समारोह भी होते हैं महेश्वर में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह क्या था। कोल विद्रोह जो है सीधा है कोल जनजाति ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इसे किया था 1831 यानी कि 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में वही हम जो रॉलेट एक्ट आया था भारत में, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जब लोग जमा हुए थे तो जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चला दी थी। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ क्या है। हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना किसने की थी, सबसे पहले तो इसकी स्थापना की थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। और स्थापना हुई थी इसकी 13 सितंबर 1932 को। ठीक है, हरिजन सेवक संघ जो कि अभी भी चल रहा है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। डॉक्टर रघुवीर सिंह ये कौन थे, ठीक है, इनके बारे में लिखना था। मांडू क्या है, तो मांडू जो है एमपी से आया हुआ क्वेश्चन है सीधा, जिसे जॉय ऑफ सिटी कहते हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे धार जिले में आता है, बहुत सारे महल है जैसे हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा। ठीक है, होशंग शाह के मकबरा को हमारे भारत का पहला मतलब संगमरमर से बनी इमारत भी कहते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो थे पहले हिस्ट्री के पहले 50 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें इतना थोड़ा थोड़ा बस हमें 3 जो है मेन लाइन इसमें लिखना होता है 3 नंबर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 6 नंबर का है, आता था, ये पुराना पेपर पैटर्न है। अभी जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, बट हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या हो सकती है। पुनर्जागरण जब भारत में स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो है जो अंधविश्वास था, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा थी, इसका लोग विरोध करने लगते हैं। शिक्षा का प्रचार हो जाता है। ठीक है, तो जागरूकता बढ़ती है। जो कुप्रथा होती है, स्त्रियों पर शोषण, ये सब बंद होने लगता है। तो यही पुनर्जागरण की विशेषता थी। नेक्स्ट है 1988 की गौरवपूर्ण क्रांति के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 1988 की गौरवपूर्ण क्रांति जो कि इंग्लैंड में हुई थी, इसका महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसमें बताना है कि इसमें इसके जो वहाँ पर रहने वाले लोगों पे क्या इफेक्ट थे और इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़े। तो इंडिया ने जो है जो बाहर विदेशों में होने वाली क्रांति से भी बहुत कुछ सीखा था, तब जाके इतना बड़ा आंदोलन किया था। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए कि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत वही थे, अहिंसा, अस्तेय, चोरी, सत्य, सदा सत्य बोलना, अहिंसा न करना, चोरी न करना, धन संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य रखना। नेक्स्ट है भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी लिखे। तो देवदासी प्रथा क्या थी, तो देवदासी प्रथा जो थी, जो पुराने समय में प्रचलित थी, उसमें क्या होता था कि जो कुंवारी कन्याएं होती थी, उनकी जो थी शादी देवों से करा दी जाती थी मूर्ति से, और उनको मंदिरों में दान कर दिया जाता था। तो देवदासी प्रथा जो है इसको भारत में बंद कर दिया गया था। 1982 में इस पर रोक लगा दी गई थी देवदासी प्रथा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इस क्वेश्चन में जो था, मेगस्थनीज जब भारत आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो उसने पाटलिपुत्र नगर की क्या जो है विशेषताओं का वर्णन उसने किया था उसकी बुक में कि, और जब राजा बाहर आता है प्रजा के सामने तब भी कैसा सजाया जाता है, क्या व्यवस्था होती है, वो सब इसमें बताना था। नेक्स्ट है उत्तर मेरू अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। चोलों की ग्राम शासन व्यवस्था क्या थी। ग्राम का प्रमुख कौन था, होता था ग्राम का प्रमुख कौन होता था, मुखिया होता था। तो इसमें कौन सी शासन व्यवस्था चलती थी, ये सब उसमें बताना था। नेक्स्ट है मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में बताना था कि मुगल काल में सैनिक कैसे होते थे, किस प्रकार की उनके लिए व्यवस्था होती थी, युद्ध में उनको कैसी शिक्षा दी जाती थी, ये सब। नेक्स्ट है जहांगीर के काल में चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए।
जहांगीर का काल जो है ना चित्रकला का स्वर्णयुग कहलाता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध था मानव चित्रों के लिए, इसलिए और इसका कैसे इसमें विकास हुआ ये सब इसमें बताना था। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। तो रानी दुर्गावती जो थी बहुत एक बहादुर वीरांगना थी। मुगल सेना का इन्होंने बहुत बार सामना किया है, और जो कि रानी दुर्गावती जो है इनके जन्म पर यानी कि 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना की क्वीन थी ये रानी दुर्गावती। नेक्स्ट है भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव की विवेचना हम इसके एग्जैक्ट एग्जाम्पल अभी देखते हैं वर्तमान में, जैसे कि ताजमहल हो गया, और बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी इमारतें जो है मुग़ल शासनकाल में बनी है। ताजमहल है, कुतुब मीनार, बहुत सारी है। तो उस मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव जो है बहुत हुआ है भारत पर। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या हो गया, ये विस्थायी बंदोबस्त जो थी कार्नवालिस ने लाई थी ये व्यवस्था। तो इसमें क्या होता था, कृषकों के लिए एक एग्जैक्ट जो होता था कर वो डिसाइड कर लिया जाता था और वही उनको देना होता था। इसमें चेंजेस होने के कोई चांसेस नहीं थे, और जिसकी वजह से जो उसमें जब चेंज नहीं होगा तो पहले से बहुत ऊंची जो दर की कर व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, जिससे क्या होता था कृषकों को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, क्योंकि उनको फसल उतनी होती नहीं थी और कर ज़्यादा देना पड़ता था। तो ऐसे ये बहुत नेगेटिव प्रभाव जो है कृषकों पर डाला था स्थायी बंदोबस्त ने। नेक्स्ट आती है फिर भारत में परंपरागत कृषि कुटीर उद्योगों का पतन के क्या कारण थे। तो भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों में जब पतन हुआ था तो उसका सबसे मेन कारण ये था कि जब इंग्लैंड में जो है इसका इंजन का जब आविष्कार हुआ तो क्या हो गया, मशीनें चलने लगी, जिससे हाँ सूती वस्त्र और जो भी अन्य छोटे मोटे काम थे वो सब मशीनों से होने लगे, और वहाँ का जो कपड़ा था फिर वो भारत आने लगा, जिससे वो सस्ता पड़ने लगा भारत के मुकाबले, भारत के कपड़े के मुकाबले, जिससे क्या होगा परंपरागत कुटीर उद्योग का भारत में पतन होने लग गया। नेक्स्ट है 1855 से 1856 का संथाल विद्रोह शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। देखिए, संथाल जो थे राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोग थे, आदिवासी। ठीक है, तो 1855 में सबसे पहले तो ये शोषण क्यों, तो ये जो था सेम कंडीशन इनके भी साथ होती थी संथाल के, कि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा इन पे कर थोप दिए थे, जिनको चुकाने में इन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और ज़बरदस्ती कुछ नियम ऐसे लगा दिए जाते थे जो कि इनके जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे। इसलिए शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया थी अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों ने किया था। नेक्स्ट है 1842 के बुंदेला विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ठीक है, ये एमपी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1842 का बुंदेला विद्रोह जो है ये सागर में हुआ था। ठीक है, इसका जो मेन थे जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह इसके प्रमुख थे। नेक्स्ट है जबलपुर झंडा सत्याग्रह 1923 पर प्रकाश डालिए। ये भी एमपी से आया हुआ क्वेश्चन है कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। स्वराज पार्टी क्या है। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन सबसे पहले अगर बात कर ले तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1933 को हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो था स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये इसमें है। नेक्स्ट है भारत के आधुनिकीकरण में राम मोहन राय की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, राम मोहन राय जो है इन्होंने सती प्रथा के लिए मतलब उस पर रोक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। इन्होंने कितनी भाषाएं सीखी थी और बहुत बड़े भाषाविद थे ये, बहुभाषाविद, और इन्होंने जो है बहुत सारे धर्म के ग्रंथों को पढ़ा ताकि उससे पता लगाया जा सके कि जो रूढ़िवादिता है समाज में फैली और जो अत्याचार हो रहे हैं स्त्रियों पर, इस पर रोक लगाने के लिए जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। शिक्षा के प्रसार में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी, यानी कि भारत का आधुनिकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान। नेक्स्ट है उदारवादियों का मूल्यांकन कीजिए 1885 से 1905 तक। ठीक है, उदारवादियों की में कौन कौन से प्रमुख नेता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, यानी कि उनने कौन कौन सा उनका जो मेन मोटो था ये सब उसने बताना था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, समझाकर लिखिए। देखिए, कांग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार किया था, क्योंकि उस टाइम जो था भारत में बहुत ज़्यादा दंगे चल रहे थे स्वतंत्रता के समय, जिससे क्या होता था अगर वे एक राष्ट्र को अगर वो अलग नहीं करते थे मतलब पाकिस्तान को भारत से, तो क्या होता था भारत में बहुत सारे पाकिस्तान और जन्म ले लेते, जिससे भारत जो है खंड खंड हो जाता। इसलिए ये बस बात को समझते हुए कि एक जब अंग खराब हो जाता है बॉडी का तो उसको अलग करने से
पूरी बॉडी बच जाती है। इसी को मतलब मेन मोटो समझ के देश विभाजन को जो है स्वीकार कर लिया था गांधी जी ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है, एमपी से आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर संक्षिप्त विवरण दिए हैं, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन से संग्रहालय है, ठीक है, क्या क्या इसमें रखा गया है, ये सब इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए ये इसमें 300 शब्दों में देना है क्वेश्चन के आंसर। अभी जो ये पुराने पेपर पैटर्न में आते थे 3 क्वेश्चन, अब आने लग गए 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो है 11 नंबर का आता है अब। तो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। वैसे अगर फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी, ये सब इसे बताना है। 1917 को बोल्शेविक क्रांति के कारणों का परीक्षण कीजिए। प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सांस्कृतिक संपर्क का वर्णन कीजिए, ठीक है। सल्तनत कालीन मालवा के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। एमपी से आया क्वेश्चन है, ये इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री से आया है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से। कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। ये तो करंट भी कह सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है अभी भी भारत पाकिस्तान के मध्य एक विवाद बना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विवरण कीजिए। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से? पचमढ़ी हो गया, खजुराहो हो गया, ऐतिहासिक में पचमढ़ी हो गया, खजुराहो हो गया, ये सब यहाँ के पर्यटन स्थल है। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट ए हिस्ट्री का पेपर एमपीपीएससी का। और अगर अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हमने हिस्ट्री का जो कवर कर लिया है, अब देख लेते हैं जियोग्राफी का पेपर कि इसमें आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो ये भी सेम 150 नंबर का आने वाला है। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो शॉर्ट होंगे, वेरी शॉर्ट, फिर सेकंड है शॉर्ट और फिर थर्ड आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति क्या है। तो ये एमपी से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, भू आकृतिक प्रदेशों से। नेक्स्ट है क्रेटर झील को परिभाषित कीजिए। तो क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, तो जो गड्ढा बन जाता है, गड्ढे के समान संरचना, उसमें फिर पानी भर जाए तो वो क्रेटर झील बना लेती है। जैसे कि हो गई लोनार झील, पुष्कर झील एक्सेट्रा। सौरथिक स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। जलवायु आपदाओं के प्रकार। जलवायु आपदा क्या होती है? जैसे कि जलवायु यानी वायुमंडल में होने वाली आपदा है, जैसे कि हो गया तूफान, हो गया चक्रवात, हो गया बादल का फटना, हिमस्खलन, ये एक्सेट्रा जो है जलवायु आपदा है। मध्य प्रदेश के चारों स्थित राज्यों के नाम तथा राज्य का अक्षांशीय देशांतर। तो मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार वही 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है सर क्रीक क्या है? तो सर क्रीक क्या है? यह है हमारा जो भारत है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद है एक सर क्रीक नाम से, ये है विवाद जो कि 96 किलोमीटर जो है सिंधु नदी का डेल्टा जो है उसके ऊपर है ये विवाद। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या है? बताइए कि किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है, ये सब इसमें बताना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित कीजिए। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। टॉस नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो टॉस नदी जो है या टोन्स नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। 148 किलोमीटर लंबी है। कहाँ जाके? इसे तमसा नदी भी कहते हैं। फिर भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्य वही मध्य प्रदेश है, एक उड़ीसा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात की गणना किस सूत्र से करते हैं? तो भारत में किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति है जो मुख्यतः नेपाल की जनजाति है। तो नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तराखंड। अपभू उपभू ज्वार में का क्या अंतर होता है? देखिए अपभू उपभू क्या होता है? तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसे उपभू कहते हैं, और जब सूर्य चंद्रमा से सबसे दूर होता है तो उसे अपभू कहते हैं। तो उपभू जो है इसे उपसौर भी कहते हैं और अपभू जो है इसे अपसौर भी कहते हैं। प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त क्या है, इसे समझाइए। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन जो है पहले वाले 3-3 नंबर के लिए आने वाले क्वेश्चन है ये जियोग्राफी के। अब नेक्स्ट आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये है जो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिलों के नाम है। तो सबसे पहले तो देखिए, और उसमें क्यों कारण क्या है? तो एक तो उत्तराखंड हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है।
ये क्यों है, क्योंकि ये राज्य जो है ये मैदानी क्षेत्र में आते हैं और मैदानी क्षेत्र में कृषि के अच्छे साधन होते हैं, जिससे क्या होता है जनसंख्या वहाँ ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट, अति संवेदनशील आदिवासी समूह के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का एक संक्षिप्त विवरण देना है। मध्य प्रदेश के फसल परिक्षेत्र, वही मध्य प्रदेश को 5 फसल परिक्षेत्रों में बांटा हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी, उसके कारण क्या थे, तो सबसे बड़ा कारण क्या था, मिसाइल आइसोसाइनेट जो था वो लीक हो गया था। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट है भूजल पुनर्संवहन और निस्त्राव के प्रमुख कारकों का वर्णन करते हुए गंगा, नर्मदा और कृष्णा नदी क्षेत्र में भूजल संसाधन क्षमता का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, तो ये जो है इंडियन जियोग्राफी से आवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्यों और इसके उपायों का। तो आपदा न्यूनीकरण क्या आता है, आपदा को कम करना। आपदा को कम कैसे, क्यों, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है कि इससे हम अपने जन धन की हानि को कम करें, और उपाय वही है कि पहले से इसके बारे में नॉलेज होना, सेफ्टी के लिए जो जिस क्षेत्र में आपदा के लिए संकीर्ण क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ उनको किसी दूसरी जगह पर ले जाना, ये सब। मध्य प्रदेश ने पीने के पानी के स्रोतों और उपलब्धता पर संक्षिप्त ब्यौरा दे। ठीक है, मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोत क्या है, नदी है, एक तो नदी है, कुआं है, झीलें है, सिंचाई जो है नलकूप है, ये सारे जो है मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोत है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से है और मध्य प्रदेश के विकास में उनका क्या महत्व है। तो मध्य प्रदेश से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 भी गुजरता है जो कि इंदौर से होकर आता है, और NH7 भी जो कि जबलपुर से जाता है, NH12 जो है वो भी जबलपुर से होते हुए जाता है, NH25 है जो कि शिवपुरी से जाता है, NH26 जो कि सागर से जाता है। हिमालय देश का एक विशिष्ट भू आकृति प्रदेश है, इसकी समानांतर श्रेणियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, हिमालय देश का एक विशिष्ट भू आकृति प्रदेश है। हाँ, क्यों है, क्योंकि ये जो है भारत के शीर्ष कहलाता है, और जो है उधर से आने वाली, एशिया से आने वाली जो ठंडी हवा है इसको भारत में आने से रोकता है, जो कि मेन एक कारण है कि कर्क रेखा के ऊपर आधा भारत होने पर भी वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और इसकी समांतर श्रेणियाँ वही कंचनजंगा हो गई, धौलावीरा हो गई, कामेत हो गई, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, इन श्रेणियों की क्या विशेषता है ये सब बताना था। मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है। गंगा नदी प्रणाली का विवरण कीजिए तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। गंगा नदी प्रणाली, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलने वाली नदी है गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसका अपवाह तंत्र कितना बड़ा है, चंबल। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना भी है। तो ये सब इसमें बताना था। नेक्स्ट, कृषि आधारित उद्योगों की स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। कृषि आधारित कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, जो कि कृषि से प्राप्त उत्पादों से, जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, कपास से बनता होने वाला उद्योग है, और कपास हमें कृषि से प्राप्त होता है। चीनी उद्योग हो गया जो कि गन्ने से प्राप्त होती है। तो ये सब, और इसकी स्थायित्वकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वही जब कृषि को प्रभावित करेंगे तो वह जो है उद्योगों को भी प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में 1901 से जनसंख्या वृद्धि दर एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट की प्रमुख विशेषता तथा इसके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट होता क्या है, तो जब जो है समुद्री गुफाएं जो होती है इसमें जो है ऊपर की छत पर कुछ ऐसा जम जाता है बर्फ जैसा गुफाओं के अंदर, और वो लटकता हुआ दिखता है, तो उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। लेकिन जब उसी गुफाओं में जो है वो जो ऊपर से छत के गिरने से गुफाओं में से नीचे से जुड़ जाती है वो छत, और बीच में ऐसा एक जैसा पहाड़ जैसा बन जाता है, तो उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या और निदान के उपायों की विवेचना मध्य प्रदेश करिए। ठीक है, तो वनों के क्षरण की वही समस्या है, वनों का कटना होना। ठीक है, निदान वही है कि उसे लगाओ। ठीक है, लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये इसमें से 3 क्वेश्चन पहले लिखने होते थे, अब आते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति का वर्णन करते हुए उसके भू आकृति उप क्षेत्रों का विवरण कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि नीचे वाला भारत, इसके भू आकृति
मिट्टी का वर्णन करना है, ठीक है। उसमें भू आकृतिक उपक्षेत्रों का वर्णन करना है कि कहाँ पठार है, कहाँ पहाड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन कौन से? मैग्नीज है, बॉक्साइड है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे खनिज संसाधन है। और ऊर्जा संसाधनों में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सब इसके खनिज और ऊर्जा संसाधन है, इसका वर्णन करना था। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार और उनकी विशेषता। मध्य प्रदेश में कितने 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के प्रकार और उसके वितरण पैटर्न पर प्रकाश डालिए और देश में कृषि विकास में उसकी भूमिका भी लिखें। तो भारत में सिंचाई के प्रकार कितने हैं, ठीक है, उसका क्या पैटर्न है और किस राज्यों में ज़्यादा विकसित है और उससे जो है कृषि पर क्या प्रभाव पड़े, ये सब इसमें बताना था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा उनमें पाए जाने वाले उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन से उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ, ये सब इसमें बताना था। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 2016 का MPPSC का पेपर पार्ट ए और पार्ट बी, जिसको हमने अभी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और ये फ्रेंड्स, ये जो पेपर है इसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट करा सकते हैं या मेरी तरह लिख भी ही सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।